गाइस एक बार जल्दी से बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि मैं इतना आपकी कल वाली फाइल लगाती हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि वो लगानी ज़रूरी है भाई, सारा खेल उसी पर है। चलो फटाफट से बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, जल्दी से। ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे एक बार, क्लियर है क्या? चलिए भाई, कंडीशनल सेंटेंस खत्म हो जाएगा आज आपका, फिर एक बार शीट लगा के प्रैक्टिस और कर लेंगे इसकी, बस फिर फिनिश हो जाएगा। कल करेंगे, आज आपकी एक ही क्लास है, मुझे कहीं जाना है आज, तो इसलिए आज आप लोगों की एक ही क्लास लगवाइए। निकलना तो 12 बजे था, बट आप लोगों की क्लास के मैंने कहा चलो एक क्लास लेके फिर थोड़ा सा निकल जाएंगे। अब क्लास लेके एकदम से भागना पड़ेगा बस, इसलिए एक ही क्लास लगवाइए आज। चलिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर। तो कल की क्लास में आपने देखा कि हमने प्रेजेंट से रिलेटेड जो जो भी पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे डिस्कस किए, ठीक है, और पास्ट में जो जो भी कंडीशंस हो सकती थी उनको डिस्कस किया। फ्यूचर में तो भाई होती ही नहीं है, ठीक है, आप लोगों को बताया था कि जो हमारे कंडीशनल वर्ड होते हैं उनके साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज़ ही नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे फ्यूचर तो आपको लिखा मिलेगा नहीं। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों के साथ आपको क्या यूज़ करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करना है। बस प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कंडीशन ये हो रहा है कि आप साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास दो दो ऑप्शन खुले हुए हैं, बाकी फ्यूचर इंडेफिनिट है दोनों केस में। फिर हम पास्ट की बात करें तो अगर यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट नज़र आता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको नज़र आती है, तो आपकी उसके साथ पेयर क्या जाएगा, इधर क्या यूज़ करेंगे आप? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। वहीं पर अगर आपको पास्ट परफेक्ट नज़र आता है, हैड प्लस V3 नज़र आता है, तो उसका पेयर बनेगा वुड हैव प्लस V3, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। और आपको बताया था कि ये ऐसे ना आके ये ऐसे भी आ सकता है, हैड को बाहर निकाल दिया, ठीक है, इफ को गायब कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी पेयर यही रहेगा, वुड हैव प्लस V3। फिर अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर नजर आता है, सब्जेक्ट प्लस वर, तब आपका पेयर क्या बनेगा? तब भी आपका वुड प्लस V1 ही बनेगा, जो यहाँ बन रहा है तब भी वो यहाँ बनेगा, वो भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है, वुड प्लस V1 ही बनेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन ये हो सकती थी बट फोर का मतलब क्या होता है? विदाउट होता है, उसके साथ आपको नाउन नजर आए, तो बट फोर वाले केस में आप इधर क्या पेयर बनाएंगे? वुड हैव प्लस V3 का पेयर बनाएंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी। अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सारे इसी पर बेस्ड होंगे। चलिए, अब मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे हेडिंग डलवाई थी कि भाई हेडिंग डाल लो एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, कल डलवाई थी ना, एग्जाम्पल डलवा के छोड़ दिया था। मैंने कहा अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर आधे रह जाएंगे, सारे एग्जाम्पल्स कल ही कर लेंगे एक साथ, बताया था ना। चलो लिखते हैं फटाफट से। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई कम टू दिल्ली, इफ आई कम टू दिल्ली आई मीट यू। आपको बताना है सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है। सेकेंड वन, इफ आई कम टू दिल्ली, if I come to Delhi, I will meet you, I will meet you, ठीक है। थर्ड वन, if I will come to Delhi, if I will come to Delhi, I meet you। बताइए फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट वाले के बारे में बताइएगा पहले, फर्स्ट सेंटेंस सही है या नहीं?
चलिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। बहुत ही प्यारे बच्चे हो भाई तुम तो, सभी सब कुछ सही करके बताया, सभी सबने सही बताया। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेयर हो सकता है, ये बताया था। तो इसका मतलब ये सेंटेंस एकदम ठीक लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, बताया था ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में दो है आपके पास ऑप्शंस, या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लो या फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट बना लो, इसलिए ये वाला भी सही है। याद करो जरा थोड़ी पुरानी बातें, याद करो जरा इसको। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों पेयर्स पॉसिबल है। तो दोनों के एग्जांपल्स मैंने ये लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, अगर मैं दिल्ली आता हूँ तो तुमसे मिलूंगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन आपको बताया था कि जो कंडीशनल क्लोज होती है जिसमें कंडीशनल वर्ड दिया होता है, इफ के साथ हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। विल स्पेशली नोट डलवा के पॉइंट लिखवाया भी था, डू नॉट यूज विल शैल वॉज विद कंडीशनल वर्ड्स। देखो जरा, डू नॉट यूज विल शैल वॉज विद कंडीशनल वर्ड्स लिखवाया था ना। तो यहाँ पे ये विल आपका नहीं आएगा, ठीक है। इधर आ सकता है ये, बट इधर नहीं आ सकता, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, we will hire you if you agree our terms and conditions. If you agree our terms and conditions, we will hire you, we will hire you if you agree our terms and conditions. हम तुम्हें हायर कर लेंगे अगर तुम हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री हो तो, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ इस सेंटेंस से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे इफ़ हमेशा आपको स्टार्टिंग में ही लिखा मिले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इफ़ आपको स्टार्टिंग में ही लिखा मिले। ये जो बाद वाला सेंटेंस होता है ये पहले भी लिखा मिल सकता है, और दोनों सेंटेंस को हो सकता है कि इफ़ कनेक्ट कर रहा हो और बीच में लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इफ़ हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखा मिलेगा। हो सकता है कि ये सेंटेंस पहले लिखा हो इधर वाला और बीच में लिखा हो इफ़, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट इफ़ कर रहा हो, कॉमा नहीं लगेगा उस केस में। फिर भाई जब आप इफ़ को शुरू में लिख रहे हो तो बीच में कॉमा लगा रहे हो, जब आप इफ़ को बीच में ले आओगे फिर कॉमा नहीं लगाओगे। तो जैसे मैंने ये सेंटेंस बनाया तो मैंने कॉमा नहीं लगाया, जो पीछे वाला सेंटेंस है उसको स्टार्टिंग में लिख के ले गए। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कंडीशनल क्लॉज कौन सी है इसमें, ये वाली है। जो भी कंडीशनल वर्ड से कनेक्टेड क्लोज होगी, ठीक है, वही हमारी कंडीशनल क्लोज होगी। ये वाली हुई कंडीशनल क्लोज, क्योंकि ये इफ से जुड़ी हुई है। कंडीशन कहाँ डली है, कंडीशन तो यहीं डली है ना। पहले तो वो कह रहा है कि वी विल हायर यू, हम तुम्हें हायर कर लेंगे। कंडीशन कहाँ डली हुई है ना। अगर तुम हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हो तो कंडीशन तो यहीं पे ही है, तो ये कंडीशनल क्लोज हो गई। तो इस वाली कंडीशनल क्लोज में फ्यूचर नहीं होना चाहिए, इसमें विल शैल का यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हो सकता है ना। इसी को पलट के लिख दिया भाई मैं, सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, इफ यू एग्री आर टर्म्स एंड कंडीशंस कॉमा वी विल हायर यू, लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, उसी को पलट के लिख दिया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और उधर फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इफ तो शुरू में नहीं आया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू में ही लिखा जाए, ठीक है भाई। सबको समझ आई इतनी बात? देख लो अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे भाई, फिर नहीं कुछ हो सकता। चलो
अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला एग्जांपल आता है, if he has written the letter, I will post it. If he has written the letter, I will post it. चलो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम फिफ्थ वाला करेक्ट है। देखो इधर क्या है आप लोगों का, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब बच्चों को कल देखो, कल प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम ये एक्शन कंप्लीट कैसे लिखा है आपने, है ना। तो मैंने बोला था कि जब एग्जाम्पल्स करेंगे तब मैं इस चीज़ को समझाऊंगी। देखो अब आ जाते हैं पीछे, यहाँ पे देखिए, इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, तो इधर क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा था एक्शन कंप्लीट, तो काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आया था कि मैम ये एक्शन कंप्लीट का मतलब क्या है। मैंने कहा सब समझ आ जाएगा जब मैं आगे आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखूंगी। मतलब यहाँ पे काम पूरा हो चुके होने की बात होगी कि अगर आपने ये काम कर लिया है, अगर आप ये काम कर चुके हो तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से एक्शन पूरा होने की सेंस में यूज़ किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ ही हम एक्शन पूरा होने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है कि भाई अगर लेटर लिख लिया है, इफ ही हैज़ रिटन द लेटर, अगर वो लेटर लिख चुका है, एक्शन कंप्लीट होने की सेंस में यूज़ किया गया है ना। एक्शन कंप्लीट होने की बात हो रही है कि अगर वो लेटर लिख चुका है तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, है ना। तो पूरा होने की बात हो रही है एक्शन। तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट अगर लगाया है तो इधर हमने क्या लगाया है, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ की है। सेंटेंस एकदम सही है, प्रेजेंट परफेक्ट और इधर हो गया आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट, if you have finished the dinner, if you have finished the dinner, you may ask, sorry, you may ask the waiter, you may ask the waiter for the bill, कि अगर आपने डिनर कर लिया है तो आप वेटर को बिल के लिए कह सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव फिनिश्ड डिनर यू मे आस्क द वेटर फॉर द बिल, अगर आपने डिनर कर लिया है तो आप वेटर को बिल के लिए बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस फिनिश्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। उधर क्या होना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि विल आएगा, ये चीज़ भी आपको इसीलिए एग्जांपल लिखा है समझाने के लिए कि बिल्कुल रटना नहीं कि विल ही आएगा। विल, शेल, कैन, मे, मतलब मॉडल विल क्या है, देखो विल क्या है ये सोचिए आप, जो विल शेल है वो क्या है, वो एक मॉडल का ही पार्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, मॉडल ही, पूरा मॉडल ही एक तरीके से, हम उसे मॉडल का ही तो यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही मॉडल होता है, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे विल शेल की जगह मे हो सकता है, कैन हो सकता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मे आ गया तो इसको हटा के विल करो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, मे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है भाई। क्लियर है, ये सेंटेंस इसीलिए लिखा था आपको ये बात समझाने के लिए। बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं कि भाई मे हटाओ विल लगाओ, वो सही है। क्लियर है सबको इतनी बात।
इस जगह यहाँ पे विल, शैल, कैन, कुड है ना, शुड, कुछ भी हो सकता है, तो सही होगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ यू आर वेटिंग, if you are waiting for a bus, you should better join the queue। कह रहा है कि अगर आप बस की वेट कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप, बेहतर होगा कि आप लाइन में लग जाएं, है ना, आप लाइन ज्वाइन कर ले। अगर आप बस की वेट कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप लाइन ज्वाइन कर ले, क्यू ज्वाइन कर ले। अब देखिए यहाँ पे आर वेटिंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए भी आपको क्या बताया था उधर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, मतलब मॉडल प्लस V1। तो यहाँ पे शुड जो लगा हुआ है उसको गलत मत समझिएगा, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ठीक लगी हुई है, ये सेंटेंस को हम सही मानेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। आज रात को 9:30 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकेबलरी फॉर SSC CGL 2022। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव रहेंगे, यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। सभी जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। लिख लीजिए फटाफट से। ओह, लिख लिया, चलो। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट के कुछ एग्जांपल्स करे, प्रेजेंट के जो जो कॉन्सेप्ट समझे थे उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, इफ ही sold his bike, if he sold his bike, he would not get much money from it। कह रहा है कि अगर उसने अपनी बाइक बेची तो उसको उससे कुछ ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। He wouldn't get much money from it। If you went to bed so earlier, you would not get tired। कह रहा है कि अगर आप जल्दी बेड पे चले जाते हैं, मतलब अगर जल्दी सो जाते हैं, कहने का मतलब ये है, तो आप थका हुआ फील नहीं करेंगे, आप नहीं थकेंगे। बल्कि इसको ऐसे लिखो, यू वुड नॉट बी सो टायर्ड।
जो पहले लिखा था वो भी ठीक था, ठीक है, मैंने थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाने के लिए ऐसा लिख दिया है। अगर आपने लिख लिया था तो उसको काटिएगा मत, वो भी ठीक था। इस यहाँ से आपको एक पॉइंट और समझ आ जाएगा। चलो देखो, इफ ही सोल्ड हिज बाइक, ठीक है, सेल सोल्ड, सोल्ड मतलब सेकेंड फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट, और जब इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो जब इधर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम क्या पेयर लेके चलते हैं वहां पे, इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। हाँ मोहित सही रहेगा बिल्कुल। सीजीएल का एग्जाम आप दे रहे हैं, वोकैबलरी अच्छे से कीजिए, प्रीवियस ईयर वोकैबलरी कीजिए, काफ़ी हेल्प करेगी आपको। चलिए ठीक है, देखिएगा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखवाया था आपको। अगर इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या था, वुड प्लस V1, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बस वही है, ठीक है। तो अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इधर क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो वुड प्लस गेट, ठीक है, वुड नॉट गेट, वुड गेट, तो इधर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही वुड नॉट गेट मच मनी फ्रॉम इट। बिल्कुल सही बना हुआ है सेंटेंस, पेयरिंग एकदम सही हो रखी है। यहाँ फिर से आप देखेंगे कि इफ यू वेंट, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे पहले गेट लिखा था, वो भी ठीक था, मैंने बी लिख दिया। आपको पता होना चाहिए कि बी भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही है ना। तो इसीलिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म पूछ रहा है स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म बीन होती है ना, बीन, थर्ड फॉर्म होती है बीन, क्लियर। If you went to bed so earlier, you would not be so tired. तो बिल्कुल सही बना हुआ है। लिख लिया सबने, लिख लिया तो बताओ जल्दी से भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। इफ आई हैड बीन, ध्यान से करना, ठीक है। इफ आई हैड बीन टू कोलकाता, I would visit Victoria. देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्या बताया था कि अगर उधर हैड प्लस बीन, अभी बताया ना थर्ड फॉर्म होती है, अभी बताया मैंने। तो देखो हैड प्लस बीन मतलब हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट। तो बताया था ना कि जब इधर हैड प्लस V3 होता है तो उधर क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 होगा, ठीक है। उधर क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 होगा, वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ पे तो लिखा क्या हुआ है, वुड प्लस V1, तो गलत हो गया ना। तो इसको यहाँ पे चेंज करना होगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 मतलब इसको विजिटेड करना होगा, ठीक है। अब सही बन गया। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब उधर पास्ट परफेक्ट होता है तो हम यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोगों को बताया था। एक एक करके ही मैं इसलिए कॉन्सेप्ट्स उठा रही हूँ, एक एक करके कॉन्सेप्ट्स के एग्जाम्पल उठा रही हूँ ताकि हौच-पौच ना हो और आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स उठाए पहले सारे प्रेजेंट के उठाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स करा दिए, परफेक्ट के करा दिए, कॉन्टिन्यूस के करा दिए, फिर मैंने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल उठाया, ठीक है। अब हम पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो इधर क्या होता है, देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पेयरिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इफ आई हैड बीन टू कोलकाता आई वुड हैव विजिटेड विक्टोरिया, ठीक है। कह रही है अगर मैं वहाँ होता, मैं वहाँ जाता तो मैं विक्टोरिया ज़रूर देखता, ज़रूर विजिट करता। अब यहाँ पे देखो कुछ बच्चों की समस्या क्या है,
अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा लास्ट क्लास में जब मैंने इसको पढ़ाया कि मैम यहाँ पे वुड विजिट लिखा है, यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इधर पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। हम इधर पास्ट इंडेफिनिट अगर हो, यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई थी, तो हमने इसी को क्यों चेंज किया, हमने इसको क्यों नहीं चेंज कर दिया, है ना। इसको आप पास्ट इंडेफिनिट बना दो। तो ध्यान रखिएगा जो हमारी कंडीशनल क्लोज होगी ना उसको आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब वुड प्लस हैव प्लस V3 को ही आप पहले प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे इधर चेंज नहीं करेंगे, इसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? बताओ। अब देखो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हो सकता है कि इफ गायब हो जाए, ये ऐसे लिखा मिल जाए, हैड आई बीन अ किंग आई वुड हैव पनिश्ड यू, बताया था ना। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ गया। देखो दोनों पॉसिबिलिटीज आप लोगों को लिखवाई थी, देखो कि ऐसे भी आ सकता है हैड प्लस V3, और ऐसे भी हो सकता है कि इफ को हटा दे और उसकी जगह हैड को शुरू में ले आए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तब भी यही रहेगा, बताया था ना। तो वही किया है यहाँ पे, देखो इफ को हटा दिया, हैड शुरू में आ गया, हैड आई बीन अ किंग, मतलब वही है इसका भी कि अगर मैं राजा होता, हैड आई बीन अ किंग आई वुड हैव पनिश्ड यू, तो मैं तुम्हें पनिश करता। तो यहाँ पे हैड आई बीन अ किंग बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही पेयरिंग हो रखी है, सेंटेंस एकदम सही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है भाई, लिख लिया। नेक्स्ट, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मतलब अगर मैं तुम होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, तो मैं उसको थप्पड़ मार देता, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम, मैं उसको चांटा लगा देता, ठीक है। अगर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं उसको चांटा लगा देता। तो देखो आपको बताया था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर वाले जो सेंटेंस होंगे इमेजिनरी है ना, कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा कर देता, बट हूँ तो नहीं ना, बट मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे देखो वर होता है तब भी हम यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। मैं बार बार पीछे जाके आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद कर सके। तो देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर अगर आपके पास होगा तो भी आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। उस हिसाब से मैं इसको चेंज करूँगी। तो यहाँ पे ये वुड हैव स्लेप्ड जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है तो गलत है। तो इसको आप चेंज करेंगे वुड प्लस V1 में, तो ये हो जाएगा वुड स्लैप, ठीक है। वुड स्लैप, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाई, वुड स्लैप। बताओ सही है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे हमने यहाँ पे हेड को किया कि हेड को बाहर ले आए, इफ को गायब कर दिया, तो ये सेम सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे देखो अब इफ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं इसको वर्ड से बना रही हूँ, वर्ड शी अ बर्ड। बात वही है कि अगर वो चिड़िया होती, बस इसमें वर इफ को हटा दिया और जो ये वर है इसको शुरू में लिख लेते हैं। वर्ड शी अ बर्ड, शी कुड फ्लाई हाई, शी कुड फ्लाई हाई इन द स्काई, कि अगर वो चिड़िया होती तो आसमान में ऊंचा उड़ सकती थी, ठीक है। तो बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक है ना, देखो बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे वुड की जगह कुड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचना कि वुड ही लगाना है, वुड की जगह कुड भी हो सकता है। तो वर्ड शी अ बर्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो वो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ठीक लिखा हुआ है,
ठीक है। चलिए लिख लिया ना? चलो नंबर कौन सा है? 14। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसमें। इफ यू स्टूड ऑन द चेयर, if you stood on the chair, it would have broken। अब देखो यहाँ पे if you stood on the chair it would have broken। अगर तुम चेयर पर खड़े हुए तो वो टूट सकती थी। देखो यहाँ पे समझिए ध्यान से, if you stood on the chair, अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से देखूं, फिलहाल क्या बना हुआ है, ये फिलहाल ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, यू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, स्टैंड स्टूड है ना, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। और ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या कर देना चाहिए था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी चाहिए थी, वुड ब्रेक। ठीक है, वुड ब्रेक कर देना चाहिए था मुझे यहाँ पे। लेकिन अभी पीछे ही मैंने आपको बताया था कि हम प्रेफरेंस किसको देंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रेफरेंस देंगे, उसको हम पहले आगे रखेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। क्योंकि देखो मैंने पीछे भी आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल करवाया था। मैं चाहती तो यहाँ पे वुड प्लस विजिट लिखा था, तो मैं यहाँ चाहती तो इसको यहाँ पे क्या कर सकती थी, पास्ट इंडेफिनिट बना सकती थी, लेकिन मैंने उसको पास्ट इंडेफिनिट ना बना के मैंने यहीं पे उसको वुड हैव प्लस V3 किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुड हैव प्लस V3, जो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम उसको प्रेफरेंस देते हुए चेंजेस वहाँ नहीं करेंगे, इसके हिसाब से वहाँ चेंजेस नहीं करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ चेंजेस करेंगे और यहाँ पे हैड लिख देंगे। ठीक है, तो देखो पेयर बन गया ना, स्टैंड स्टूड, स्टूड थर्ड फॉर्म भी स्टूड होती है, तो देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस चीज के नीचे आप ये नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के यहाँ पे लिख लीजिए, इफ मॉडल प्लस हैव प्लस V3, ठीक है, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 ये हो गया, ये मॉडल हो गया, ये हैव ये V3। इफ मॉडल प्लस हैव प्लस V3 इज गिवन इन अ सेंटेंस, is given, ऐसे लिख लो बस, if model plus have plus V3 is given and on the other side main verb is given, और दूसरी तरफ मेन वर्ब दी गई है, and on the other side main verb is given, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब दे रखी है, you stood, stood क्या है, मेन वर्ब है ना, और ऑन द अदर साइड मेन वर्ब इज गिवन, मेन वर्ब दी गई हो। एक तरफ तो दे रखा है मॉडल प्लस हैव प्लस V3 और दूसरी तरफ आपको मेन वर्ब दे दी गई हो, जैसे यू स्टूड, यू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरी तरफ अगर आपको मेन वर्ब दे दी गई हो
तो डू नॉट चेंज मॉडल प्लस हैव प्लस V3। तो उस केस में आप मॉडल प्लस हैव प्लस V3 को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 को चेंज नहीं करेंगे, चेंज वहां करेंगे मेन वर्ब में, उसको ठीक करेंगे उसके हिसाब से। भले ये फिर उल्टा क्यों ना लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा आ जाता, ये चीज पहले लिखी आ जाती, ठीक है। बात पहले दूसरे की नहीं है, आप ऐसे मत रट लेना कि पहले वाले को चेंज करेंगे बाद वाले को चेंज नहीं करेंगे। बात पहले दूसरे की नहीं है, बात यहाँ पे मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की है। अब मैं इसी चीज को उठा के देखो पहले लिख रही हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, इट वुड हैव ब्रोकन। इस चीज को उठा के मैंने पहले लिख दिया इट वुड हैव ब्रोकन, और वो इफ ले लिया बीच में, अब कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि इफ बीच में आ गया है, ठीक है। इफ यू स्टूड ऑन द चेयर, तो ऐसा नहीं है कि इसको बाद में लिख दिया तो आप उधर चेंज कर देंगे, नहीं, वो अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब भी आप यहीं पे चेंज करोगे, यहाँ पे हेड लगाओगे, तो चाहे वो पहले लिखा हो चाहे वो बाद में लिखा हो, इस पार्ट में आप चेंज नहीं करेंगे, यहीं पर हेड लगाएंगे, यू हैड स्टूड, ठीक है। लिख लो फटाफट से। If we would have done it, we would have got the prize. If we would have done it, we would have got the prize. अब यहाँ भी would have plus verb की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी would have plus verb की थर्ड फॉर्म, तो ये नहीं कि भाई would have plus verb की थर्ड फॉर्म को एज इट इज रखना है तो कोई सी को भी चेंज कर दो। आप जानते हैं कि जो कंडीशनल वर्ड है इफ के साथ तो हमने ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं पढ़ा जिसमें हमने would have plus verb की थर्ड फॉर्म ली हो, दूसरे वाले में ली है, बट इफ के साथ तो नहीं ली ना हमने एक बार भी, है ना। तो ये वाला would have plus V3 एज इट इज रहेगा, इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ये सही लिखा हुआ है, would have plus verb की थर्ड फॉर्म। ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि इफ के साथ नहीं आ सकता, तो इसीलिए इसको हटाएंगे, उस वाले को ऐसे रहने देंगे, इस वाले को हटाएंगे। और आप जानते हो कि यहाँ पे would have plus verb की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो फिर इधर क्या होना चाहिए था, had plus verb की थर्ड फॉर्म, है ना। तो इसीलिए इसको हटा के यहाँ पे had done करेंगे। अब देखो had plus verb की थर्ड फॉर्म, would have plus verb की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, if you do hard labor, you can easily pass. If you do hard labor, you can easily pass. ठीक है, देखो इधर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और उधर भी बिल्कुल सही लगा हुआ है। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने बताया ना विल की जगह कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, तो ये नहीं कि भाई विल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ये बोला था ना मैंने, जरूरी नहीं है विल ही आएगा,
उसमें विल की जगह कैन, में, ये भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो देखो, we will come to know the truth, we will come to know the truth after the investigation, after the investigation finishes। इस वाले सेंटेंस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये हाईलाइट हो जाएगा तो आपको आगे से पढ़ना ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सेंटेंस पे भी। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेज। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था ना आप लोगों की कंडीशनल वर्ड ज़रूरी नहीं है कि सारे इफ से ही सेंटेंस बने। आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, है ना, प्रोवाइडेड, एज इफ, बहुत सारे कंडीशनल वर्ड लिखवाए थे, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है सेंटेंस। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे देखिए आफ्टर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इफ से ना करके आफ्टर से जोड़ा गया है, तो किसी से भी जुड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इफ से ही जुड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि आफ्टर से जोड़ा गया। अब देखो आफ्टर से जोड़ा गया है यहाँ पे, तो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, कंडीशन कहाँ पे है, कंडीशन तो इसी पार्ट में डाली गई है ना। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हम सच जानेंगे, हम सच जानेंगे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी पूरी उसके बाद हम सच जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये आफ्टर के साथ वाला जो क्लोज है, ये आपका कंडीशनल क्लोज हुआ, क्लियर है। और ये दूसरे वाली हो गई, ये दूसरी क्लोज हो गई। तो यहाँ पे देखो पेयर क्या बन रहा है, अगर मैं पेयरिंग के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे मेरा पेयर बन रहा है इन्वेस्टिगेशन फिनिशेज, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उधर देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, विल कम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का पेयर आपने पढ़ा भी है कि भाई कंडीशनल वर्ड के साथ वाली क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरे वाली फ्यूचर इंडेफिनिट में। सबसे पहले तो यही पढ़ाई थी, ठीक है, सबसे पहले हमने यही पढ़ी थी। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, सबसे पहले यही पढ़ी थी। तो मैं अगर यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से देखूँ तो वैसे तो यहाँ पे सही लग रहा है ये, ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाऊँ तो ये सही है, लेकिन साथ में सेंस भी तो लगानी है। जो यहाँ पे आप लोगों को थर्ड पॉइंट लिखवाया था एक्शन कंप्लीट वाला, तो वो यहाँ पे काम आएगा आपके। अब यहाँ पे फिर से जाते हैं पीछे। अब आप लोगों को ये तो आपने याद कर लिया, लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये भी लिखवाया था कि प्रेजेंट परफेक्ट और उधर फ्यूचर इंडेफिनिट कब यूज़ करते हैं इसको, जब एक्शन पूरा होने की बात हो, एक्शन कंप्लीट होने की बात हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद ही तो आपको सच पता चलेगा, है ना। ये थोड़ी ना कि इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, एक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप सच जानेंगे। तो यहाँ पे एरर क्या है, वो तो सही लिखा हुआ है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ, फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन इधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बन के ये क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक्शन पूरा होगा तभी आपको सच सामने आएगा। तो हैज़ फिनिश्ड ये करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे फिनिशेस नहीं आएगा, हैज़ फिनिश्ड आएगा, पेयर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये भी देखना ज़रूरी है साथ साथ, मतलब कि सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पेयरिंग ही नहीं रटनी है, वो पेयरिंग सही तरीके से यूज़ भी की गई है नहीं की गई है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन कंप्लीट होगा तभी आप सच जानेंगे। एक एग्जांपल और लिख देती हूँ, समझ आ जाएगा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। I will meet you after the meeting has got over। कह रहे कि मीटिंग पूरी होने के बाद मिलूंगा, ठीक है। तो मीटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद मिला जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट, तो सही है बिल्कुल, ठीक है। मीटिंग पूरी होने के बाद मिलूंगा, जब मीटिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद मिला जाएगा। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल फिर से लिखते हैं। बट फोर वाला बताया था ना, बट फॉर माई अंकल्स हेल्प आई वुड नॉट हैव फेल्ड। बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? बट फॉर माई अंकल्स हेल्प आई वुड नॉट हैव फेल्ड। बताओ, चलो देखो जरा। बट फॉर माई अंकल्स हेल्प, बट फॉर के बाद जब हम नाउन लगाते हैं, लिखवाया था ना कि बट फॉर के बाद जब हम नाउन लगाते हैं तो उधर क्या लगाते हैं फिर? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेयरिंग लिखवाई थी, याद है? देखो जरा यहाँ पे बट फॉर प्लस नाउन, तो उधर हमने क्या लगाया था? वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम एग्जाम्पल जो लिखा है आपने 20th बिल्कुल सही है, करेक्ट बता रहा है कि 20 सही है। बट क्योंकि आपने सिर्फ ये रट लिया कि हमने बट फोर के साथ क्या लगाया? वुड प्लस हैव प्लस V3 सही है, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा, मैंने वहाँ पे इसीलिए आप लोगों को बट फोर का मीनिंग लिखवाया था कि नीचे लिख लो बट फोर का क्या मतलब होता है। बट फोर का मतलब होता है विदाउट, ठीक है, विदाउट। बट फोर का मतलब होता है विदाउट, नॉट कंसिस्ट का, विदाउट, के बिना। हिंदी मीनिंग भी लिखवाया था यहाँ तक कि हिंदी मीनिंग भी लिख लो, के बिना। तो कह रहा है कि बट फॉर माई अंकल्स हेल्प, मतलब मेरी अंकल की हेल्प के बिना, अगर मेरे अंकल ने हेल्प नहीं की होती तो मैं फेल हो जाता, ठीक है। तो जब हम बट फॉर लगा रहे हैं उसमें ऑलरेडी विदाउट लिखा हुआ है, तो विदाउट माई अंकल्स हेल्प ये कहना चाह रहे हो आप, विदाउट माई अंकल्स हेल्प, बिना मेरी अंकल की हेल्प के मैं फेल हो जाता। तो यहाँ पे फिर आप ये नॉट नहीं लगाओगे, आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता, ठीक है। बट फॉर का मतलब क्योंकि के बिना, तो पहले ही आपने बोल दिया कि उनकी हेल्प के बिना ये हो जाता, ठीक है। तो सेंस भी तो देखो ना, सेंस सही आनी चाहिए कि भाई ये थोड़ी बोलोगे कि मेरी अंकल की हेल्प के बिना मैं फेल नहीं हो जाता। कुछ सोचो कि ये ऐसे बोलोगे, कभी ये सेंस निकल रही है कुछ ऐसी कि विदाउट माई अंकल्स हेल्प, मेरी अंकल की हेल्प के बिना मैं फेल नहीं हो जाता, मैं फेल हो जाता, अगर वो मेरी मदद ना करते तो मैं फेल हो जाता। तो सेंस भी तो सही आनी चाहिए ना। तो नॉट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसलिए नोट को हटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सेंस भी लगानी है कि यहाँ पे क्या लगाना है। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल, ये पहले भी कराया है मैंने आपको, लेकिन अब सब सही तरीके समझ आएगा आपको ये। द ट्रेन विल नॉट मूव until it will not
गेट द सिग्नल, पहले भी लिखवाया मैंने ये, द ट्रेन विल नॉट मूव अनटिल इट विल नॉट गेट द सिग्नल, ट्रेन नहीं चलेगी जब तक उसको सिग्नल नहीं मिल जाता, ठीक है। तो देखो ट्रेन विल नॉट मूव, ये तो सही लिखा हुआ है, ये तो इतना पार्ट तो सही है। अब अनटिल से जो जुड़ा हुआ है वो मेरी कंडीशनल क्लोज हुई ना, जो अनटिल से जुड़ी हुई, क्योंकि अनटिल क्या है, कंडीशनल वर्ड है, तो ये मेरी कंडीशनल क्लोज हुई। और जो कंडीशनल क्लोज होती है वो फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए, तो सीधी सी बात है, यहाँ से ये विल हटेगा। विल तो हटेगा ही हटेगा, नॉट भी हटेगा, क्योंकि पॉइंट याद करो लिखवाया था कि अनटिल और अनलेस के साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो नॉट कंसिस्ट करता है। अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, तो जब तक सिग्नल नहीं मिल जाता, तो इसके अंदर तो खुद ही नॉट लिखा कंसिस्ट कर रहा है ये, तो फिर नॉट भी नहीं लगेगा, ना तो विल आ सकता है क्योंकि कंडीशनल क्लोज है, और ना ही आपका नॉट आ सकता है, ठीक है, दोनों हट गए। अब ये वाला फ्यूचर में है, तो इसको हम प्रेजेंट, कंडीशनल क्लोज ये वाली है, इसको प्रेजेंट में बना सकते हैं हम, ठीक है, इसको प्रेजेंट में बनाने का ऑप्शन है हमारे पास, तो इसको प्रेजेंट में बनाएंगे। तो ये इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे गेट का गेट्स करना होगा। तो एक एरर ये कि यहाँ पे आपको जब इट के हिसाब से वर्ब में एस लगेगी और गेट का गेट्स करोगे, ठीक है। अब समझ आया कि हम यहाँ पे नॉट क्यों नहीं, विल क्यों नहीं लगा रहे थे अब तक, विल इसीलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि ये कंडीशनल क्लोज है, और कंडीशनल क्लोज में जो कंडीशनल वर्ड से क्लोज बनती है उसमें हम कभी भी फ्यूचर का यूज़ नहीं करते हैं, विल, शेल, है ना, इसीलिए। समझ आई बात। तो ये आप लोगों का कंडीशनल चैप्टर फिनिश हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस चैप्टर फिनिश हो गया है। आगे की क्लास करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।